Hello students, I'm Monica from Abhimanyu Career Point and today I'm here with lecture 3 of your chapter The Functional Unit of Life that is Cell. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेल के बारे में काफ़ी बात की, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की, उनमें अलग अलग सॉल्यूशंस में सेल होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, सेल वॉल के बारे में डिस्कशन की हमने और प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जो सेल के अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट आर द बेसिक ऑर्गेनेलीज होती क्या हैं? These are the small organs present inside the cell. जो as we started the lecture by saying that cell क्या है, एक small house है। तो हाउस के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हीं पार्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं। आवर बॉडी डू वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। सो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनेलीज चाहिए। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें हमें पता था जो ऑर्गेनेलीज के अराउंड भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। पर आज हमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस नहीं करना है, हमें ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज का क्या क्या फंक्शन होता है। सो देयर आर वेरियस ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबल्स। एक ट्यूब जैसा, एक मेम्ब्रेन्स जैसा बना हुआ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। मेम्ब्रेन्स जैसा एक बना हुआ है हमारे पास स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एंड कंटिन्यूज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारा न्यूक्लियस है सेल का, और उसके बिल्कुल साथ में ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल उसके साथ में ही, कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट हैज़ टू टाइप्स। इसके दो तरह टाइप्स हैं। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज RER, rough endoplasmic reticulum, and the second one is smooth endoplasmic reticulum known as SER. क्या है बेसिक, इनमें क्या फंक्शन डिफरेंस है वो बाद में देखते हैं। पहले रफ और स्मूथ का क्या मतलब है? यू कैन सी इन द पिक्चर कि यहाँ पर ये जो साथ में, जो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में है, रेड इन कलर, उनके स्ट्रक्चर पे, उनका जो सरफेस है उस पर ऐसे डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं हमें। उन पे क्या दिख रहे हैं हमें? ऐसे डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में है। लेकिन ये जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है, जो दूर है न्यूक्लियस से, उसके सरफेस पे एज सच कोई डॉट्स नहीं है, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो इनकी वजह थी कि क्यों इनको रफ और क्यों इनको स्मूथ कहा जाता है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। So firstly, let's discuss about rough endoplasmic reticulum. It looks rough, as I said, because on the surface there are dots. वो dots किस चीज़ के हैं? राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स आर द साइट्स। राइबोसोम्स वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जहाँ पर प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स है मतलब वहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब जो वो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है इज सेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर उसको सेंड किया जाता है यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके जो ट्यूब्स हैं उसके थ्रू उसको सेंड कर दिया जाता है प्रोटीन को। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसका क्या काम है? वो तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करवाता है। ये क्या करवाता है? इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। ये फैट्स और लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग कराता है, जो किस में हेल्प करते हैं? सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं।
दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन बने और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड्स बने, दीज हेल्प इन बिल्डिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन का बिल्डअप है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन यूजिंग protein from RER and lipid from SER is known as membrane biogenesis. Some proteins and lipids act as enzymes and hormones. What are enzymes and hormones? हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो एंजाइम क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। एंड व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं, दे आर लाइक केमिकल मैसेंजर। क्लियर? सो प्रोटीन्स क्या हैं? कुछ एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। इन लीवर सेल ऑफ वर्टेब्रेट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन की, मतलब उनमें से टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के भी काम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफर इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग सेल्स में ये अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर होगी कि ये कैसा होगा, नेटवर्क की तरह होगा। नेटवर्क की तरह इसका क्या काम आता है, नेटवर्क ट्यूब्स जब होती हैं तो वो जो भी प्रोटीन और लिपिड्स बने हैं उसको सेंड करने के लिए हेल्प करता है। दिस वॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन लिपिड फैट को बनाना एंड देन सेंड देम। द नेक्स्ट वन ऑर्गेनेल इज गोल्जी एपरेटस। व्हाट इज गोल्जी एपरेटस? लेट्स सी। फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कैमिलियो गोल्जी ने बताया था। यू कैन सी एक स्टैक की तरह है, फर्स्ट लाइक डिस्क पड़ी हुई है, एक के ऊपर एक पैरेलल सी स्टैक चल रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल हम कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टैक की तरह पड़े हुए हैं पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पर यू कैन सी ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया ब्लू कलर में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ क्या आ गया, ये गोल्जी एपरेटस आ गया। तो इसकी पोजीशन पूछी जाए सेल में कहाँ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ में है। क्लियर? अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। इसकी पोजीशन पता चल गई, इसका स्ट्रक्चर पता चल गया कि एक स्टैक की तरह है जो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्लियर? इसके बाद गोल्जी क्या है, अभी हमने देखा कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अभी हमने देखा कि सबसे पहले न्यूक्लियस आता है सेंटर में, यहाँ पर दोबारा देखते हैं, सबसे पहले सेंटर में क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ कनेक्टेड है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एक्ट एज ट्रांसपोर्टर। इसका मेन काम ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, प्रोटीन बने हैं, फैट बने हैं, लिपिड बने हैं, उसको सेल के इनसाइड जहाँ पर भी ज़रूरत है या सेल के आउटसाइड जहाँ पर भी ज़रूरत है, ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इट ट्रांसपोर्ट द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनता है उसको वेरियस टारगेट्स, अलग अलग टारगेट्स, चाहे वो इनसाइड द सेल हो चाहे वो आउटसाइड द सेल हो, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्टली अगर हम इसके सारे फंक्शंस देखें तो एक तो हमने देख लिया कि हाउ इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। इट ऑल्सो स्टोर, जो भी अगर इसको कुछ मान लो एक सामान दिया है जो इसको ट्रांसपोर्ट करना है, फर्स्टली इट विल स्टोर दैट सब्सटेंस, देन इफ देयर इज नीड ऑफ एनी मॉडिफिकेशन, इसको कोई सब्सटेंस दिया है बट जो टारगेट साइट है उसको एग्जैक्ट वो सब्सटेंस नहीं चाहिए, उसको थोड़ा मॉडिफाइड चाहिए, तो उसकी मॉडिफिकेशन भी करवाता है और उसकी अच्छे से पैकिंग भी करवाता है बिफोर ट्रांसपोर्टिंग दी प्रोडक्ट।
सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एग्जैक्टली दिस इज द मॉडिफिकेशन प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, मॉडिफाई कराता है। ऐसे ही मॉडिफाई कराता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करा देता है। गोल्जी एपरेटस फॉर्म लाइसोसोम्स, एक और ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये एक नई ऑर्गेनेली को क्या देता है, बर्थ देता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये क्या करता है, इसको नई ऑर्गेनेली को बर्थ देता है। इधर ये छोटे छोटे ये जो टूट रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स गोल्जी में से टूटकर ही बन रहे हैं। क्लियर, दिस वॉज अबाउट गोल्जी एपरेटस। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना एंड पैकेज करना। किसी भी प्रोडक्ट को ये इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल दोनों ट्रांसपोर्टेशन करता है। देन जो अभी अभी हम लाइसोसोम्स की बात कर रहे थे, उसी लाइसोसोम्स के बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। लाइक हमारे घर में जैसे डस्टबिन होता है या आई वुड से द वेस्ट रूम, सो लाइसोसोम्स भी हमारे सेल्स में इसी का काम कर रहे हैं। दीज आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम और नोन एज द डस्टबिन ऑफ द सेल। कुछ भी अगर सेल के अंदर वेस्ट चीज़ है तो वो वेस्ट चीज़ इस लाइसोसोम के अंदर डाल दी जाती है। अगर वेस्ट या जो भी गार्बेज है वो इसके अंदर डाल दी जाएगी तो इट विल हेल्प इन क्लीनिंग द सेल। सेल क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, क्योंकि जो भी बाहर का या वेस्ट मटेरियल आई वुड से उसको कहाँ डाल देते हैं, लाइसोसोम में डाल दिया जाता है। फॉरेन मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल जो भी है वो क्या क्या हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ फूड हो सकता है, या ओल्ड ऑर्गेनली डेड ऑर्गेनली हो सकती है, उसको कहाँ डाल देते हैं, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्यों लाइसोसोम में वो ख़त्म क्यों हो जाता है, बिकॉज लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स मतलब जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन की रिएक्शन को फास्ट कर दे। डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करना। तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस डाला जाता है, कोई भी जो फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, कुछ भी डाला जाता है, ये लाइसोसोम में जाके उसका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। वो उस मटेरियल जो भी लाइसोसोम के अंदर जाएगा, जो भी उस डाइजेस्टिव एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। एक चीज़ तो हमें समझ आ गई, इसका फ़ायदा तो समझ आ गया कि इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द सेल, बट इसका नुकसान भी है। आप खुद ही सोचो, इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टर्बेंस, किसी प्रॉब्लम की वजह से सेल में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है और लाइसोसोम क्या है, बर्स्ट कर गया है, लाइसोसोम एक पैकेट जैसा था कुछ और वो बर्स्ट कर गया, तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम था वो सेल के अंदर ऐसे स्प्रेड कर गया है। आफ्टर बर्स्टिंग एंजाइम ऑफ लाइसोसोम स्प्रेड हो जाएगा सेल के अंदर, और डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है, ब्रेक डाउन, और वो पूरे के पूरे सेल को ही क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। वो पूरे के पूरे सेल का क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। दस any abnormality which may result in the bursting of lysosome is very very hazardous. That is why these lysosomes are also known as suicidal bags. These lysosomes are also known as suicidal bags, क्योंकि अगर ये बैग बर्स्ट हो गया, इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ गया, और उससे डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आने से क्या होगा, पूरा का पूरा सेल ही ख़त्म हो जाएगा। That is why these are known as suicidal bags. और ये लाइसोसोम्स किससे बनते हैं, अभी अभी हमने देखा गोल्जी एपरेटस में से ही इनका बर्थ होता है। छोटे छोटे से ऐसे होते हैं, यहाँ पर जैसे हमने देखा था, इधर देखते हैं, ये स्मॉल स्मॉल ऐसे सेल के अंदर की ये ऑर्गेनलीज हैं। ये जो इसके सेंटर में ये क्या है, एंजाइम्स है, कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो यहाँ से जो भी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी फॉरेन मटेरियल इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, उसका डाइजेशन करवा देता है ये। एंड एज वी नो यूकैरियोटिक में क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। So now let's discuss about the very 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 important organelle known as mitochondria.
इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। वाई इट इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज यहाँ पर क्या बनती है, पावर बनती है, और आई वुड से इसके अंदर क्या बनती है, हमारे सेल में एनर्जी बनती है। और या फिर हम कहें अगर एनर्जी इसके अंदर बनती है तो बाकी ऑर्गेनेलीज को एनर्जी मिलती कहाँ से है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोसेस ऑफ बॉडी की किसी भी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की। व्हाट इज दिस एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली इट इज द करेंसी, लाइक जैसे रुपए हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, दीज आर दी करेंसी ऑफ रुपीज़। यहाँ पर ऐसे ही एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी है। मतलब 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, दिस इज दी करेंसी ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? सो ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसे है, ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे स्ट्रक्चर है उसका, लाइक दिस। इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ऐसा है। वो ऐसा क्यों है? पहली बात, इनर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। पोरस मतलब इसके थ्रू कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है, पोर्स हैं इसमें। ऑब्वियसली इसने क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है। एनर्जी किससे बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। एनर्जी किससे बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो उस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। और ये जो डीपली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है, ऐसा स्ट्रक्चर है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है ये एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन डीएनए। जैसे कि हमने न्यूक्लियस में बात की थी, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए के लिए उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, द साइट्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक प्रोटीन्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन की सिंथेसिस भी खुद करता है। This was about mitochondria, a very important organelle. Now let's discuss about next organelle, that is plastids. Very important. These are mainly only present in plant cell. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम ये एक पॉइंट डाल सकते हैं कि प्लास्टिड्स कहाँ है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है। जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, सिमिलरली ही इसका केस है। प्लास्टिड्स जो है दो तरह के होते हैं, वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड अदर इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोम का मतलब ही क्या है, कलर। क्रोम का मतलब क्या है, कलर। सो ये पहले क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जो क्या कॉज करें, कलर कॉज करें। द नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट या फिर कलरलेस। सो ये वो प्लास्टिड्स हैं विच डू नॉट कॉज एनी कलर। सो दो तरह के प्लास्टिड हो गए, वन इज क्रोमोप्लास्ट विच कॉज सम कलर and then leucoplast which do not cause any color. So let's discuss about both. So आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता था, हमने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट उस एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। वो क्रोमोप्लास्ट का ही एक
टाइप हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, एनी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, किसी भी कलर का कोई पिगमेंट प्रेजेंट हो सकता है विच कोजेज एनी कलर टू दी फ्लावर, फ्रूट। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। देन ल्यूकोप्लास्ट, अभी हमने देखा कि पढ़ा था कि ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर कॉज नहीं करता, मतलब वाइट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च और प्रोटीन जो होते हैं वो इसके थ्रू ही स्टोर होते हैं। प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, जैसे न्यूक्लियस के पास था, वैसे ही प्लास्टिड्स के पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, मतलब अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी ये कर सकता है। इन क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में भी हमने बात की, क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है जो क्रोमोप्लास्ट कैन बी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, बट chloroplast which is green in color which contain chlorophyll. Chloroplast में क्या, this is chloroplast. There is a stack of thylakoid, ये जो coins जैसे दिख रहे हैं आपको, ये जो होते हैं these are called as thylakoids embedded in aqueous material called stroma. इसकी जो walls हैं, ये thylakoid की जो walls हैं उसमें क्या है, stroma है. These thylakoid stacks contain ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस. एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल. दिस इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल. व्हाट इज किचन? किचन में क्या होता है, खाना बनता है, और क्लोरोप्लास्ट का काम भी क्या है, खाना बनाना है, बाय द हेल्प ऑफ photosynthesis. So that is why chloroplast is also known as kitchen of the cell. Clear? Now let's discuss about the next organelle, that is vacuoles. Very important, very 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 important. यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल. ये सेल का वो पार्ट है जहाँ पर मटेरियल दैट कैन बी सॉलिड, दैट कैन बी लिक्विड, उसको स्टोर किया जाए. इट इज़ द स्टोर रूम ऑफ आवर हाउस. मटेरियल क्या क्या हो सकता है, मटेरियल कैन बी अमीनो एसिड यानी कि छोटे छोटे प्रोटीन्स, मटेरियल कैन बी शुगर, मटेरियल कैन बी ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ भी हो सकता है मटेरियल, वो वैक्यूल के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज एनिमल सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. आप देख सकते हो एनिमल सेल के पास क्या होते हैं, बड़े छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. लेकिन ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, these are the smaller vacuoles present in animal cell. लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इफ वी सी हियर द प्लांट सेल, यू कैन सी न्यूक्लियस तो बेचारा साइड में पड़ा हुआ है. मेन जो वॉल्यूम है पूरे सेल की किसने कवर कर रखी है, 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम इज कवर्ड बाय द वैक्यूल. वो किसने कवर कर रखी है, वैक्यूल ने कवर कर रखी है इन केस ऑफ प्लांट सेल. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स है. प्लांट क्या करते हैं, अपने मोस्ट ऑफ द फूड को स्टोर कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड को स्टोर कर लेते हैं ताकि प्लांट को अगर कोई भी खाए उनको भी क्या मिले, वो एनर्जी मिले, वो सारा फूड मिले. क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं और हेट्रोट्रॉफ्स को उन्हें खाना है. लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता. एनिमल सेल को दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ, एनिमल सेल्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स. तो उन्हें फूड जो भी वो खाते हैं उससे क्या बना लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं, उसको स्टोर नहीं करते हैं. और जब उन्हें स्टोर नहीं करना है तो उन्हें स्टोर रूम यानी कि वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती. इसीलिए एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में उन्हें अपने फूड को स्टोर करना होता है. सो दे रिक्वायर अ स्टोर रूम, दस दे हैव लार्ज वैक्यूल्स एट द सेंटर ऑफ द सेल. One more thing, plant cells are full of cell sap, मतलब स्टोरेज के लिए उनके पास काफ़ी कुछ होता है. एज हेयर वैक्यूल इज़ लार्ज, इसीलिए इनका वैक्यूल क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है. वैक्यूल एक तो स्टोरेज करेगा और साथ के साथ सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है. तो द थर्ड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दैट
कि वहाँ पर जो वैक्यूल हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, वेयर एज इन प्लांट सेल वैक्यूल बहुत बड़ा सा होता है, और कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है. दिस वॉज अबाउट वैक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर हमारी सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं कवर हो गई हैं, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दी ऑर्गेनेलीज, और उससे पहले जो भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बारे में प्रॉपर हमने डिस्कशन कर दी है. सो students, if you have any doubt regarding the chapter, you can comment in the section below. I'll definitely take those doubts in my next session. Thank you.